हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज डिस्कस। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड। यानी कि मोटिवेशन अगर आपको कोई दे तो आप उससे शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आपको उस शुरुआत को सक्सेस तक बदलने के लिए हैबिट की जरूरत है। हैबिट इज वॉट कीप्स यू गोइंग। अगर आपके अंदर कोई चीज की हैबिट होगी ना, तो आप बिना मोटिवेशन के भी आप काम कर सकते हैं। बिकॉज कभी भी जैसे मैं भी आपको मोटिवेशनल कोट्स रोज की बताती हूँ, तो वो मोटिवेशन थोड़े देर टाइम के लिए होगा, एक दिन के लिए होगा। अगर मैं किस दिन मोटिवेशनल कोट नहीं दूंगी या मैं स्टॉप कर दूंगी तो आपको लगेगा कि आज मोटिवेशन नहीं आ रहा है ना। बट अगर आपके अंदर कोई भी काम करने की हैबिट होगी, जैसे कि अगर आपकी हैबिट है सुबह जल्दी उठने की, अगर आपकी हैबिट है फिक्स टाइम के अंदर पर्टिकुलर काम करने की, तो आप उसको बिना किसी मोटिवेशन के भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज करो आपकी हैबिट नहीं है, तो आपको कोई बोलेगा, डांटेगा, गुस्सा करेगा, आपके हो सकता है टालने की आदत हो, तो आप वो उस चीज को टाल देंगे, उसको क्या कर देंगे, प्रोक्रेस्टिनेट कर देंगे, डिले कर देंगे, टाल देंगे। लेकिन अगर आपकी हैबिट होगी कि मेरे को जैसे कोई टास्क मिला मैं कर दूंगा उसको, मैं लास्ट डेट तक का वेट नहीं करूंगा, तो आपकी हैबिट वो आपको काम करेगी, हेल्प करेगी। और जब तक फाइनल डेट होगी तब तक आपका जो भी असाइनमेंट है, जो भी आपके हाथ में टास्क है, वो बेस्ट निकल कर आएगा। ठीक है, तो हम भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी हैबिट को कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। This confirmation should lend urgency to decarbonization। बोल रहे हैं ये जो अभी हमें कंफर्मेशन मिला है, इससे क्या होना चाहिए, डीकार्बनाइजेशन के लिए हमें बहुत ज्यादा जल्दबाजी करनी चाहिए। डीकार्बनाइजेशन मतलब एनवायरनमेंट से कार्बन का जो एक तत्व है एनवायरनमेंट के अंदर, उसको कम करना। और वो कैसे होगा, ग्रीन एनर्जीज का इस्तेमाल करते हुए, राइट। तो हमें उसमें और ज्यादा तीव्रता लानी चाहिए और ज्यादा अर्जेंसी लानी चाहिए। एफर्ट्स टू प्लग गैप्स इन रिन्यूएबल एनर्जी, और प्रयास करने चाहिए कि जो भी गैप्स हैं, कमियां हैं, किसमें, ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल में, उनको पूरा किया जाए, उनको भर दिया जाए। ठीक है, फॉर द बेटर पार्ट ऑफ 2023, बोल रहे हैं 2023 के ज्यादातर समय के लिए, it was all but certain that the year would be the warmest on record। बोल रहे हैं और चाहे कोई बात हो या ना हो, पर ये बात जरूर सर्टेन थी, जरूर सुनिश्चित थी कि जो ये साल था 2023 का, ये सबसे ज्यादा गर्म साल था। बिगिनिंग जून, the average global temperature registered a record high every month। जून महीने से शुरुआत करके, पिछले साल 2023 में जून महीने से शुरुआत करके जो एवरेज टेम्परेचर रजिस्टर करा गया पूरी दुनिया भर में, वो हर महीने सबसे रिकॉर्ड हाई स्तर पर जा रहा था। ठीक है, यानी कि हर महीने वो अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ जा रहा था और हाई हाई जाता जा रहा था। नाउ द EU's Copernicus Climate Change Service, बोल रहे हैं अब यूरोपियन यूनियन की कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विस जो है, हैज कंफर्म दैट इन 2023, उसने ये कंफर्म कर दिया है कि 2023 में द प्लैनेट वाज 1.48 डिग्रीज हॉटर दैन द पीरियड व्हेन द लार्ज स्केल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कमेंस्ड। बोल रहे हैं कि उन्होंने ये चीज कंफर्म कर दी है कि हमारी धरती का तापमान 1.48 डिग्री ज्यादा हॉट था, गर्म था, अगर हम इसको कंपेयर करें उस समय के दौरान से, उस समय के शुरुआत से, जब पहली बार बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन जो है वो स्टार्ट हुआ था, उस समय से अगर कंपेयर करें तो। साइंटिस्ट एट द CCS क्या है, Copernicus Climate Change Service, CCS, have warned that the 12-month period ending in January or February 2024 could be 1.5 degrees above the 1850s। बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट ने कहा है, कौन से साइंटिस्ट ने, CCS के साइंटिस्ट ने ये वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि ये जो 12 महीने का अंतराल है, 12 महीने का एक साल होता है, तो जो 12 महीने का पीरियड है, जो कि कब खत्म होएगा, या तो जनवरी या फरवरी 2024 में खत्म होएगा। ये बोल रहे हैं कि 1850s के कंपैरिजन में 1.5 डिग्री ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होगा।
ठीक है। दिस डज नॉट मीन दैट द थ्रेशोल्ड सेट बाय पेरिस पैक्ट इज लाइकली टू बी ब्रीच्ड सून। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो थ्रेशोल्ड क्या है, एक लिमिट सेट की गई है पेरिस अग्रीमेंट के अंदर। जो एक लिमिट सेट की गई थी, कितनी लिमिट सेट की गई है कि 1.5 से 2 डिग्रीज के अंदर अंदर रहना चाहिए टेम्परेचर। तो बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है जो हमने बोल रहे ना कि पिछले साल 1850s के कंपैरिजन में 1.5 डिग्री ज्यादा तापमान रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने 1.5 से 2 डिग्रीज के बीच का टेम्परेचर सेट किया हुआ है पेरिस पैक्ट के अनुसार कि इतने इससे अंडर रहना चाहिए टेम्परेचर, तो वो हम ब्रीच नहीं करने वाले। ब्रीच मतलब उसका आंकड़ा हम पार नहीं करने वाले, वो हम तोड़ने नहीं वाले, ऐसा नहीं है। द लैंडमार्क अग्रीमेंट pertains to averages over a much longer time। ये जो ऐतिहासिक इतना महत्वपूर्ण एग्रीमेंट हुआ था पेरिस एग्रीमेंट, ये pertains मतलब संबंधित है। किस चीज से संबंधित है? और बहुत लंबे समय तक होने वाले एवरेज चेंजेस से, यानी कि ये जो टेम्परेचर है वो और भी ज्यादा लंबे समय तक कैलकुलेट किया जाएगा और उसका एवरेज निकाला जाएगा, उससे संबंधित है ये। बट The weather pattern this year sets a worrying precedent। बोल रहे हैं कि लेकिन इस समय जो वेदर पैटर्न हमें देखने मिल रहा है उसने क्या किया है, एक नया ही कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, नई ही मिसाल साबित कर दी है। स्पेशली बिकॉज द एवरेज टेम्परेचर इन 2023 was 0.17 डिग्रीज हायर दैन इन 2016। बोल रहे हैं खास तौर पे इसलिए क्योंकि जो एवरेज टेम्परेचर 2023 के दौरान में रहा वो 2016 के कंपैरिजन में 0.17 डिग्रीज हायर रहा। द प्रीवियस रिकॉर्ड ईयर, जो कि 2016 से क्यों कंपेयर किया गया, क्योंकि 2016 जो है वो लास्ट टाइम था जब इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर हमने देखा था। इन ग्लोबल वार्मिंग टर्म्स, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग के शब्दों में इस्तेमाल करें तो 2016 जो है वो पिछला लास्ट, इससे पहले का 2023 से पहले का सबसे गर्म हाई टेम्परेचर वाला साल रहा। अ वेरी लार्ज इंक्रीज। तो अगर 2016 के कंपैरिजन में 2023 का 0.17 डिग्रीज हाई देखें तो ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, बहुत बड़ा राइज है। बाय ऑल अकाउंट्स renewable energy installations have increased appreciably in the past 5 years। बोल रहे हैं अब हर तरह से क्या हुआ है कि सबके अनुसार जो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशंस हैं, यानी कि जितना हम रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उनके इंस्टॉलेशंस लगाए जा रहे हैं, वो पिछले 5 सालों में काफी मात्रा में बढ़े हैं। However, this does not seem to have had a meaningful impact on the decarbonization of the planet। लेकिन इसका जो इस धरती के अंदर हमें डीकार्बनाइजेशन करना है उसके ऊपर काफी प्रभावी इसका इम्पैक्ट नहीं रहा है, प्रभाव अच्छा नहीं रहा है। ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ जिस स्पीड से हमने रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टॉलेशंस लगाए हैं उस स्पीड से डीकार्बनाइजेशन भी हो रहा है, ये कहना भी सही नहीं होगा। CCS data show that GHG क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस। तो CCS का डेटा दिखाता है कि GHG कंसंट्रेशन यानी कि जो उसकी मात्रा है, किस किस मात्रा में वो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, कंसंट्रेशंस इन द एटमॉस्फेयर रीच्ड अ रिकॉर्ड लेवल इन 2023। इसने क्या किया है, एक रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है 2023 में, यानी कि 2023 में हमने बहुत ही ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करी हैं और हमारे एनवायरनमेंट में उनका तापमान, उनका जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए हम हर साल दिल्ली के गर्मियों के दौरान में दिल्ली में एयर पोल्यूशन इंडेक्स की बात करते हैं कि वहां की हवा जो है वो दूषित हो गई है, जहरीली हो गई है। वो जहर क्या है, वो यही ग्रीन हाउस गैसेज है, मिथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, जो भी ये ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन है, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस ही हैं जो हमारे वातावरण को दूषित कर रही हैं। और इनसे बचने का तरीका यही है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए। अब पेड़ लगाने का तो आपको दिख ही रहा है कि नए नए फॉरेस्ट एक्ट्स लाए जा रहे हैं जिनके तहत पेड़ों की कटाई और ज्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस और ज्यादा बढ़ेंगी ही। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि एक तो पेड़ लगाया जाए और दूसरा ग्रीन एनर्जी के ऊपर स्विच किया जाए। This along with El Nino has driven most of the warming। और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि 2023 में हमने एल नीनो इफेक्ट भी देखा है। एल नीनो इफेक्ट मतलब कम बारिश जो होगी, कुछ वेस्टर्न हवाओं का रुख जो है वो बदला है,
अफ्रीका की तरफ को गर्म पानी का रुख हो गया है, जिसकी वजह से जो हवाएं हैं वो इंडिया की तरफ नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से कम बारिश हुई है, जो कि आप देख भी रहे हैं। वरना पिछले साल इन दिनों में काफी ज्यादा बारिश हुई थी, लेकिन इस साल नहीं हुई, राइट। तो वो भी हमें एल नीनो इफेक्ट भी देखने मिला। तो इन दोनों कारणों की वजह से ज्यादा वार्मिंग हुई है। The rate of increase in methane emissions was lower than in the past 3 years. हालांकि emission किस चीज का, मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, तो उसके emission की जो दर है वो पिछले 3 सालों के मुकाबले में काफी कम रही पिछले साल, ठीक है। बट carbon dioxide in the atmosphere increased at a rate similar to that observed in recent years. लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है एटमॉस्फेयर में वो उसी दर से, उसी स्पीड से इंक्रीज हुई है जो कि हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, indicating that RE deployment is being offset by the use of clean energy. जिसका सीधा सा मतलब ये है कि RE का जो डिप्लॉयमेंट मतलब उपयोग है, वो क्या है, वो भरपाई कर रहा है किस चीज की, अनक्लीन एनर्जी की। यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी हम लगा भी रहे हैं, तो जितनी अनक्लीन एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बस वो केवल उसी की भरपाई कर पा रहा है। और वो जो ग्रीन हाउस गैसेस फैल रही हैं या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में फैली हुई है, उसको कम नहीं कर पा रहा, उसको रोक नहीं पा रहा। Blaming the third world and emerging economies for this increase in the emissions burden would be simplistic and unfair. लेकिन अगर हम इसका आरोप थर्ड वर्ल्ड के ऊपर लगा देते हैं, या फिर जो इमर्जिंग उभरती हुई इकोनॉमीज हैं उनके ऊपर लगाते हैं, या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके ऊपर लगाते हैं, तो ये क्या है, ये बहुत ही आसान एक शब्दों में अपने पल्ला झाड़ने की वाली बात होगी कि भाई हाँ, हम मैंने नहीं किया, मेरे को पता नहीं, उसने किया। अब क्या है, वो बोलेगा मैंने नहीं किया, तुम थर्ड पर्सन के पास चले जाओ। तो ऐसे तो कभी सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो इस वक्त पे किसी के ऊपर भी ब्लेम करना सही भी नहीं है और अनफेयर भी है। According to a study published in the journal Nature last year, बोल रहे हैं कि एक स्टडी पब्लिश की गई, एक जर्नल नाम, किस नाम से, नेचर नाम से, पिछले साल उसमें एक स्टडी पब्लिश करी। हिस्टोरिकली the combined share of emissions 1850 to 2021 of the US and EU is more than 32%. बोल रहे हैं अगर हम केवल यूएस और यूरोपियन यूनियन के देशों का 1850 से लेकर 2021 तक का कंबाइंड एमिशन का शेयर देखें, तो वो 32% से भी ज्यादा है। इंडिया शेयर इन कॉन्ट्रास्ट इज लेस देन 3.5%, और इंडिया का शेयर जो है वो इसी के विपरीत 3.5% से भी कम है। 1850 से 2021 तक का आंकड़ा पूरा देख रहे हैं, ठीक है। तो हम अगर थर्ड वर्ल्ड यानी कि इमर्जिंग इकोनॉमीज के ऊपर अगर हम ब्लेम डालते हैं, उभरती हुई इकोनॉमीज के ऊपर हम अगर ब्लेम डालते हैं, तो वो कहना सही नहीं होगा। बिकॉज हम पहले भी एक आर्टिकल में पढ़ चुके हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनको इसकी भरपाई करने के लिए कहा गया है, जो अभी दुबई में मीटिंग हुई थी उसके अंदर में, और उसके लिए फंड्स जुटाने की बात कही गई है, ठीक है। तो मतलब अंदर अंदर से अगर कोई डायरेक्टली नहीं भी बोल रहा है या बोल भी रहा है, बट इंटरनली सबको पता है कि सारा की सारी, पूरी तौर से नहीं पर काफी हद तक जिम्मेदारी जो है डेवलप्ड इकोनॉमीज की है। ऑफ कोर्स this does not mean that countries in the global south do not have work to do. लेकिन हाँ, सही बात है, इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि जो ग्लोबल साउथ की इकोनॉमीज हैं या कंट्रीज हैं उनको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, उनको भी काम करना पड़ेगा। अब अगर वही चीज ब्लेम गेम नहीं करना है, अगर हम बोल दें कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज ने किया है वो भुगते और वो करें, तो ऐसा भी नहीं होगा, बिकॉज भुगतना सबको पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए उस भुगतने से बचने के लिए प्रयास भी सबको करने पड़ेंगे, चाहे आप डेवलप्ड इकोनॉमी है, चाहे आप डेवलपिंग इकोनॉमी है, चाहे आप अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, ठीक है। प्रयास सबको ही करने पड़ेंगे। India's remarkable growth in total RE capacity in the last 9 years
बोल रहे हैं पिछले 9 सालों में हिंदुस्तान ने जो रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता अपनी बढ़ाई है उसमें जो उसने बहुत ही उम्दा ग्रोथ करी है, फ्रॉम 35 गीगावाट इन 2014 टू क्लोज टू 180 गीगावाट। क्या कैसे डेवलपमेंट हुई है कि 2014 में केवल 35 गीगावाट हम लोगों के पास रिन्यूएबल एनर्जी थी और अब हमारे पास 180 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी है। मींस that it is well placed to attain its goal of 500 gigawatt RE capacity by 2030। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि हम हमारी जो स्पीड है, हमारी जो गति है कि हम अपना टारगेट अचीव करें। हमारा टारगेट क्या है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करें, इतनी कैपेसिटी हमारी हो। हम उस रास्ते पे एकदम सही गति से बढ़ रहे हैं। However, like most parts of the world, हालांकि दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह ही इंडिया इज येट टू डेवलप टेक्नोलॉजी दैट enables स्टोरिंग ऑफ एक्सेस एनर्जी व्हेन द सन isn't शाइनिंग। बोल रहे हैं कि दुनिया के बाकी हिस्सों के तरह हिंदुस्तान ने भी अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करी है जिसकी मदद से जब सूरज है उस टाइम पे अगर हमने सोलर एनर्जी जनरेट करी है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट हो रही है हम उसको स्टोर कर पाए, ऐसी टेक्नोलॉजी हमने नहीं डेवलप करी है। या फिर जिस टाइम पे विंड ब्लो कर रही है उस टाइम पे एक्स्ट्रा एनर्जी जो जनरेट हो रही है, सपोज करो विंड काफी अच्छी ब्लो कर रही है, हमारी जो जरूरत है वो है 5 मेगावाट की, ठीक है, लेकिन हमने जनरेट कर दिया 50 मेगावाट। तो ये जो एक्स्ट्रा 45 मेगावाट है इसको स्टोर करने का हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है। तो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, यानी कि वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि काम, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी को भी हमें डेवलप करने की जरूरत है, इसके बारे में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। In recent times, the US-China rivalry has hobbled RE supply chains। बोल रहे हैं अभी हाल फिलहाल के समय में क्या हुआ है, यूएस और चाइना के बीच में जो राइवलरी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। आपको पता है कर्ब्स लगा दिए गए थे ट्रेड के, चाइना के ऊपर उनके प्रोडक्ट्स को आने नहीं दिया जा रहा था, रोक लगा दी गई थी। तो इससे क्या हुआ है, इसने बाधित किया है किस चीज को, रिन्यूएबल एनर्जी की जो सप्लाई चेन्स है उसको बाधित किया है। लास्ट ईयर China wielded its national security rules to impose export bans on rare earth minerals। और पिछले साल चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपने नेशनल सिक्योरिटी रूल्स का इस्तेमाल किया, किस लिए, ताकि वो जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं उनके ऊपर, उनके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा सके। अब रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं, ये वो मिनरल्स होते हैं जो ग्रीन एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने में, यूटिलाइज करने में बहुत ज्यादा जरूरी हो सकते हैं, काम आते हैं, ठीक है। It dominates the world market in these commodities that are critical to the green energy transition। अब ये क्यों किया चाइना ने, क्योंकि वो उसके पास में सबसे ज्यादा वर्ल्ड में इसका डोमिनेशन है, वो सबसे उच्चतम स्तर पर है, इसके वो सभी देशों के ऊपर हावी है, ठीक है। किस लिए, क्योंकि उनके पास में ज्यादा अमाउंट में रेयर अर्थ मिनरल्स अवेलेबल है दैट आर क्रिटिकल टू ग्रीन एनर्जी, और ये ग्रीन एनर्जी के ट्रांजिशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन अ समवट सिमिलर वेन, अब इसी तरह के कुछ सिमिलर तरीके से क्या किया गया, The Biden administration has blocked US subsidies to Chinese battery manufacturers। तो बाइडन सरकार ने क्या किया कि चाइनीज बैटरी के जो उत्पादक हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी जो यूएस की तरफ से सब्सिडीज आ रही थी उसको ब्लॉक कर दिया। In the last 2 months, the two countries have indicated their willingness to overcome tensions on climate front। अब पिछले 2 महीनों के अंतराल में दोनों ही देशों ने अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से क्या किया है, विलिंगनेस दिखाई है, यानी कि अपना अपना इच्छा जाहिर करी है कि हम इस तनाव को ओवरकम करने के लिए तैयार हैं अगर बात क्लाइमेट की है तो, ठीक है। यानी कि क्लाइमेट के मसले के ऊपर वो अपनी अपने बातों को से, मतलब अपने अपने कड़े रुख से पीछे हटने को तैयार है और बातचीत करने को तैयार है। The weather record of the last year indicates that climate diplomats, especially in big powers, need to be much more nimble। बोल रहे हैं जो वेदर के, तापमान के, टेम्परेचर के जो रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं पिछले साल के, वो साफ तौर पे इस बात को दर्शाते हैं कि दुनिया भर के जो क्लाइमेट डिप्लोमेट्स हैं, खास तौर पे बड़े देशों के जो क्लाइमेट डिप्लोमेट्स हैं, उनको और ज्यादा फुर्ती से काम करना पड़ेगा और ज्यादा मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी, ठीक है।
तो आई होप आपको पैसेज समझ में आ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट वाज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द रिकॉर्ड हाई ग्लोबल टेम्परेचर्स इन 2023। बोल रहे हैं कि पैसेज के अनुसार क्या एक मुख्य पहलू है, कौन सा एक मुख्य कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर्स हैं वो रिकॉर्ड हाई स्तर तक पहुंच पाए। चलिए देखते हैं। The sole influence of El Nino and its direct impact on global temperatures। तो केवल एल नीनो की वजह से तो नहीं हुआ है ना, तो सोल मतलब केवल और केवल एल नीनो की वजह से ही ये हुआ है और उसका जो प्रभाव पड़ा है दुनिया भर के ग्लोबल टेम्परेचर में, तो ये इनकरेक्ट है। A decrease in methane emissions compared to previous year। पिछले साल के मुकाबले में मिथेन एमिशन में कमी आई है। तो अगर मिथेन एमिशन में कमी आई है तो उससे ग्लोबल टेम्परेचर हाई नहीं होगा, बिकॉज मिथेन जो है वो ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है। अगर वो कम हुई है तो टेम्परेचर भी थोड़ा सा स्थिर या फिर कम होना चाहिए था, तो ये भी इनकरेक्ट है। The increase in greenhouse gas concentration in the atmosphere। कि ग्रीन हाउस गैसेस के जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें बढ़ोतरी हुई है और साथ ही साथ कंबाइंड विद एल नीनो इफेक्ट्स। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट डज द पैसेज इम्प्लाई अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लाइमेट चेंज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एमिशंस। बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमारे ऐतिहासिक एमिशंस को देखते हुए। यानी कि इतिहास में हमने देखा ना कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उन्होंने काफी ज्यादा, जब से फॉसिल फ्यूल का यूटिलाइजेशन शुरुआत हुई है तब से उन्होंने काफी ज्यादा एमिशन किया है ग्रीन हाउस गैसेस का, और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बट इसका डायरेक्टली मतलब ये नहीं होता कि भाई जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। Emerging economies and the third world are primarily responsible for the increase in emissions। ये incorrect है। इसमें साफ तौर पे राइटर ने पैसेज में कहा है कि इनके ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। The United States and European Union have a combined share of emissions सिग्निफिकेंटली लेस देन दैट ऑफ इंडिया। ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि लेस नहीं है इंडिया से। इन दोनों का कंबाइंड 32% है, हिंदुस्तान का 3.5% से भी कम है। तो कैसे होगा ये इससे कम, तो ये इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। Historically, the United States and European Union have contributed over 32% of emissions। करेक्ट है। Significantly more than India, जो कि हिंदुस्तान से काफी ज्यादा है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the tone of the passage? पैसेज की टोन काफी चिंताजनक है, राइट? तो क्या है, ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव तो कुछ भी नहीं देखने मिला हमें इसमें, राइट? क्या कोई टेम्परेचर का बढ़ना पॉजिटिव खबर है? कोई नहीं ना। टेम्परेचर का बढ़ना मतलब हम धीरे धीरे अपनी विनाश की तरफ जा रहे हैं। न्यूट्रल भी नहीं है। उनने कुछ चिंता जाहिर करी है कि हमें जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। सो alarmed, option C is correct। Which of the following statements is incorrect according to the passage? पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? The average global temperature in 2023 was 1.48 degrees hotter than during the period when large scale burning of fossil fuels began। बोल रहे हैं कि एवरेज टेम्परेचर जो है 2023 में वो 1.48 डिग्री ज्यादा गर्म था जब शुरुआत हुई थी फॉसिल फ्यूल से उस दौर के दौरान से। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। The record increase in average temperature in 2023 over 2016 is an indication that renewable energy installation have significantly decarbonized the planet। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि 2016 से 2023 में टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ गया तो रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टॉलेशन से डिकार्बनाइजेशन कैसे हो गई? नहीं हुई ना। अगर डिकार्बनाइजेशन हो जाती तो टेम्परेचर बढ़ना थोड़ी चाहिए था, या तो स्टेबल हो जाता या फिर नीचे गिर जाता। तो बी स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। What does the passage imply about the role of renewable energy in reducing global warming? बोल रहे हैं पैसेज ने रिन्यूएबल एनर्जी का क्या महत्व बताया है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। चलिए देखते हैं। Renewable energy has significantly reduced the levels of greenhouse gas
इन द एटमॉस्फेयर। तो अभी उनने रिड्यूस नहीं करा है। अभी हमने ये देखा कि रिन्यूएबल एनर्जी से केवल जो भर जो हम फॉसिल फ्यूल एमिट कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं, उसकी भरपाई हो रही है केवल और केवल। अभी तक ग्रीन हाउस गैसेस के कम करने की बात नहीं आई है। सो ये इनकरेक्ट हो जाता है। डिस्पाइट द ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशंस रीच्ड अ रिकॉर्ड लेवल इन 2023। बिल्कुल करेक्ट है ये, कि हालांकि हम रिन्यूएबल एनर्जीज के कंजम्पशन में, उनके यूटिलाइजेशन में, इंस्टॉलेशन में बढ़ोतरी हासिल कर चुके हैं, बट फिर भी ग्रीन हाउस गैसेस का जो एटमॉस्फेयर के अंदर कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि मात्रा है, वो 2023 में सबसे उच्चतम स्तर तक पहुंच गई। और इसका सीधा सीधा मतलब राइटर ने यही बताया कि आरई केवल और केवल जो हम फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं उसकी भरपाई कर रहा है, कॉम्पनसेट कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, यानी कि अपने गुणगान गाना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपनी प्रेस खुद ही कर जाना, अपने गुणगान गाना बोलते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, तो वो चीज। फॉलो अदर्स, दूसरों को फॉलो करना। प्रेज वन सेल्फ, खुद की प्रशंसा करना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Watermelon is thought to have originated in Africa's Kalahari Desert। बोल रहे हैं वाटरमेलन जो है उसकी उपज पहली बार अफ्रीका के कालाहारी डेजर्ट में हुई है, ऐसा माना जाता है। बिलीव इट डैश नॉट, तो या तो मानो या ना मानो। जब या वाली स्थिति है तो क्या आता है, बिलीव इट और नॉट। जो स्टेटमेंट है वो क्या होती है, बिलीव इट और नॉट, या तो मानो या ना मानो। पर द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट डैश नियरली 5000 years ago in Egypt। बोल रहे हैं कि मानो या ना मानो, लेकिन जो पहली वाटरमेलन की फसल है वो लगभग 5000 साल पहले इजिप्ट में रिकॉर्ड की गई है। अब रिकॉर्ड कैसे करते थे पुराने जमाने के लोग, दीवारों पे पेंटिंग्स करके, ड्राइंग्स करके, इंक्रिप्शंस करके। एंड इज डैश इन इजिप्शियन हीरोग्लिफ्स ऑन द वॉल्स ऑफ देयर डैश बिल्डिंग्स। और ये कहाँ से पता चलता है, एंड इज मेंशन्ड इन या फिर एंड इज रिकॉर्डेड इन, हो सकता है इजिप्ट की। हीरोग्लिफिक्स क्या है, हीरोग्लिफिक्स बेसिकली जो गढ़ा के दीवारों के ऊपर लिखा जाता है ना, पिक्चर्स के फॉर्म में जो उनकी लैंग्वेज होती है, तो उसको बोलते हैं हीरोग्लिफिक्स। तो उसके अंदर में उनकी दीवारों की, बिल्डिंग्स की दीवारों के ऊपर लिखा गया। बिल्डिंग्स कैसी है, पुरानी बिल्डिंग है, प्राचीन बिल्डिंग्स है। दिस फ्रूट वॉज ऑफन प्लेस्ड डैश द बरियल टोम्स ऑफ किंग्स। अब ये क्या की जाती थी, ये जो फ्रूट है वो कोई भी राजा है उसकी कब्र के ऊपर रखा जाता था, टू प्रोवाइड नरिशमेंट इन द आफ्टर लाइफ, ताकि उनको इसके बाद के जीवन में नरिशमेंट मिलता रहे। अब आपको पता है कि पुराने जमाने में, इजिप्शियन टाइम में, अगर कोई व्यक्ति मरता था तो उसके साथ में उसकी बिलोंगिंग्स रखी जाती थी। इनफैक्ट हिंदुस्तान में भी जो हड़प्पा कल्चर या इंडस वैली सिविलाइजेशन हम बात करते हैं, तो उसमें भी हमने ये चीजें देखी हैं कि उनके बरियल के साथ में उनकी कुछ फेवरेट चीजें या जरूरत की चीजें रखी जाती थी, ताकि सभी समुदायों में ये भावना थी कि मरने के बाद में दोबारा जन्म होता है, दोबारा आगे कुछ और उनका रोल प्ले होता है किसी और जगह पे, तो वहां पे उनको इन चीजों की जरूरत पड़ सकती थी, इसलिए वहां पे रखा जाता था। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि इस फ्रूट को उनके टोम के ऊपर रखा जाता था ताकि उनको उसके बाद के जीवन में नरिशमेंट मिलता रहे। बिलीव इट और नॉट, बट नॉट, और नॉट, एंड नॉट या इफ नॉट। तो बिलीव इट और नॉट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट डैश। अब क्या है, कंटेंट, कंटेंट मतलब किसी चीज के अंदर शामिल होना। प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड मतलब उत्पादित करना। डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मतलब ढूंढना, खोजना। अकर्ड, अकर्ड मतलब होना, किसी चीज का घटित होना। तो यहाँ पे जो पहली हार्वेस्ट घटित हुई वो 5000 साल पहले हुई। सो अकर्ड नियरली 5000 years ago in Egypt and is dash and is डिपिक्टेड, डिपिक्टेड मतलब दर्शाया जाना, तो वो डिपिक्ट किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, तो डिपिक्टेड इज करेक्ट। डाइवर्टेड, डाइवर्टेड मतलब अलग हो जाना, रास्ते से भटक जाना। डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटना। और डायरेक्टेड, डायरेक्टेड मतलब निर्देशित करना। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए डिपिक्टेड इज करेक्ट। As and is depicted in Egyptian hieroglyphics on the walls of their
ऑब्सलीट, ऑब्सोलीट मतलब जो नष्ट हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। तो खत्म हो चुकी अगर बिल्डिंग्स है तो उसकी वॉल्स हमें कहाँ से दिखाई दे रही हैं? आउटडेटेड, आउटडेटेड मतलब जो पुरानी हो चुकी हैं, फैशन से बाहर जा चुकी हैं। तो एंशियंट बिल्डिंग्स है, पुरानी बिल्डिंग्स है, वो फैशन से बाहर तो नहीं जाती। एंशियंट, एंशियंट मतलब पुरानी, पुराने जमाने की, प्राचीन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, एंशियंट बिल्डिंग्स। The fruit was often placed along the burial tomb, with the burial tomb, in the burial tomb, उनकी कब्र के अंदर रखा जाता था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट। तो आप कपड़े कहाँ रखते हैं? अलमारी में, अलमीरा बोला जाता है उसको, ठीक है। या फिर साथ ही साथ क्या बोला जाता है? वार्डरोब। अब ये अलमीरा और वार्डरोब दोनों एक ही चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉफिन, कॉफिन वो बॉक्स होता है जिसके अंदर डेड बॉडी को रखा जाता है। वार्डरोब, अलमीरा। हैंगर, हैंगर बेसिकली वो जगह होती है, देखो ये है GAR, ठीक है, एक होता है HANGER। तो ये जो हैंगर है ये बेसिकली वो वाला हैंगर है जहां पे जहाज को, हवाई जहाजों को खड़ा किया जाता है, ठीक है, उनका रेस्टिंग प्लेस जो होता है। और ये हैंगर है वो जिसके अंदर हम क्लोथ्स टांगते हैं, कपड़ों को टांगते हैं, ठीक है, वो उसको बोलते हैं हैंगर। शाफ्ट, शाफ्ट एक खदान होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी वार्डरोब इज करेक्ट। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फ्लैटनिंग। अब हर वो चीज जो मैं खाना चाहता हूँ वो फ्लैटनिंग है, लेकिन हम यहाँ पे हर एक चीज यानी कि पर्टिकुलर एवरीथिंग जो है वो सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब क्या आना चाहिए? वो भी सिंगुलर आना चाहिए। तो एवरीथिंग आई लाइक टू ईट आर की बजाय क्या होना चाहिए? इज फ्लैटनिंग। एवरीथिंग दैट आई लाइक आर फ्लैटनिंग। तो आर की बजाय क्या आएगा? इज फ्लैटनिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है एकदम सतर्क, वॉचफुल, अटेंटिव। अब इसका एंटोनिम हमें बताना है। सबसे पहले है वॉरी, वॉरी का मतलब होता है सतर्क। रैश, रैश का मतलब होता है इम्पल्सिव, रेकलेस, या फिर बिना सोचे समझे चलने वाला। अलर्ट, चौकन्ना। कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है सतर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन बी रैश इज करेक्ट। अगेन हमें एंटोनिम बताना है फ्लेक्सिबल का। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, किसी भी दिशा में अपने आप को बेंड कर सकने वाला, किसी भी विचार के साथ में चलने वाला, ठीक है। सपल, सपल मतलब होता है लचीला। स्टिफ मतलब एकदम कठोर। स्टेल मतलब बासी, और सॉफ्ट मतलब बड़ा ही नरम। तो यहाँ पे स्टिफ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The government has warned the traders not to dash onions. अब onions की क्या नहीं करनी है? जमाखोरी नहीं करनी है। जमाखोरी करने को क्या बोला जाता है? hoard। क्या बोला जाता है? hoard। ऑप्शन ए इज करेक्ट। combine मतलब जोड़ना, gross मतलब टोटल, और bulk मतलब बहुत बड़ी मात्रा में। तो यहाँ पे बल्क करने की बात भी नहीं की जा रही, यहाँ पे बात करी जा रही है hoard यानी कि जमाखोरी की। ऑप्शन ए इज करेक्ट। He sing always when he is having a shower. तो यहाँ पे राइटर बोलना चाहते हैं कि वो जब भी नहाता है तब वो गाना गाता है। तो he always sings when, because he सिंगुलर है तो आगे verb भी सिंगुलर आएगा, तो क्या हो जाएगा? sings when he is having a shower, जब वो नहा रहा होता है। he always sings, ऑप्शन ए इज करेक्ट। he always sing, he सिंगुलर है, verb प्लूरल कैसे आएगा? नो इम्प्रूवमेंट। ऑलवेज ही इज सिंगिंग, ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन ए, ही ऑलवेज सिंग्स इज करेक्ट। ही देन कॉल्ड, पहली बात तो ही प्रोनाउन है, ठीक है, ऊपर से देन, उसके बाद। तो किसके बाद? यानी कि पहले कोई घटना हुई होगी। ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ही देन कॉल्ड आउट टू द पीपल, उसने फिर लोगों को बुलाया। बट बाय देन ओनली अ रेड ग्लो वॉज विजिबल इन द स्काई। लेकिन जब तक लोग आए तब तक केवल और केवल आसमान में एक रेड कलर की रोशनी ही, चमक सी ही दिखाई दे रही थी। एट फर्स्ट, पहले उसे लगा, एट फर्स्ट यानी कि पहले, ही थॉट उसे लगा, इट वॉज अ स्टक काइट कि वो पेड़ के ऊपर अटकी हुई एक पतंग है। भीमा was visiting his fields when he spotted a rising disc shaped object. भीमा नाम का कोई व्यक्ति है, वो अपने खेतों की तरफ जा रहा था जब उसे वहां से एक डिस्क शेप में कुछ उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई दिया,
ठीक है, तो हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रोनाउन ही इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे प्रोनाउन ही इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे प्रोनाउन ही इस्तेमाल हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है? भीमा के लिए। तो यानी कि सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। तो ऑप्शन ए में बी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी में बी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी में सी है और ऑप्शन डी में सी है। तो यानी कि ऑप्शन सी और डी वैलिड है, ए और बी हो जाते हैं एलिमिनेट। अब एक बच्चे ने पूछा था कि मैम मैं कैसे बनाऊं, तो ये ही तरीका है, आप नाउन फाइंड आउट करो। जो नाउन होगा वो हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट में आएगा, प्रोनाउन उसके बाद में आएंगे। लिंक बता रहा है, जैसे यहाँ पे इसने देन बोला, तो देन मतलब पहले कोई घटना होगी, उसके बाद में देन की बात आएगी, तो देन यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। इस तरीके से आपको पता चलेगा। बट जो है हाउएवर हो गया, या फिर ऑल्सो हो गया, ये स्टेटमेंट्स है जो फर्स्ट स्टेटमेंट कभी नहीं हो सकते। इसके अलावा सो जो है वो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, वो कभी भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। तो इनसे पता चलता है कि ये स्टेटमेंट कौन सा फर्स्ट होगा, कौन सा सेकंड होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमेशा कुछ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, किसी व्यक्ति का नाम, कोई रिपोर्ट, उसका पूरा नाम दिया जाएगा, या एक जनरक स्टेटमेंट कि इंसान की फितरत है कि वो जलन करता है लोगों से, या आगे बढ़ने वालों से जलन करता है, ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है। फिर हम पता चलेगा कि हम उसी जलन जो टॉपिक है, जेलसी जो टॉपिक है, उसके ऊपर आगे चर्चा कर रहे होंगे, या फिर कोई एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे होंगे, कोई कहानी बता रहे होंगे। इन चीजों से पता चलता है कि आप किस दिशा में पैसेज बनाएंगे। ठीक है, तो सी हमारा हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। बट when it started rising higher and emitted light, he was shocked। लेकिन जब वो जो चीज थी, राइजिंग डिश थी, वो और ज्यादा ऊंची उड़ने लगी और उसमें से रोशनी निकलने लगी, तब वो चौंक गया, वो भौचक्का रह गया। तो भीमा अपने खेतों में गया, उसको एक राइजिंग डिस्क दिखने लगी। ठीक है, तो पहली नजर में उसको क्या लगा? पहली नजर में उसको लगा कि काइट फंस गई, यानी कि सी के बाद में बी स्टेटमेंट आएगा। फिर लेकिन जब वो डिस्क जो है और ज्यादा ऊंची उठने लगी और उसमें से रोशनी निकलने लगी, तब वो चौंक गया। अब क्या आएगा? डी आएगा। उसने क्या किया फिर? उसने आसपास के लोगों को बुलाया अपने गांव के, लेकिन जब तक वो आए तब तक केवल लाल रंग का ग्लो रह गया था आसमान में। सी बी डी ए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इम्प्लोर, इम्प्लोर का मतलब होता है प्रार्थना करना। तो यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है। कमांड, कमांड मतलब ऑर्डर देना। ऑनर, ऑनर मतलब किसी का सम्मान करना। प्लीड मतलब प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब मना करना। सो ऑप्शन सी प्लीड इज करेक्ट। इट रिक्वायर्स फिजिकल एंड्योरेंस। इट, इसमें चाहिए फिजिकल एंड्योरेंस, हमारी शारीरिक क्षमता चाहिए। तो किसमें चाहिए? इट जो है वो एक क्वेश्चनेबल चीज है, हमें पता नहीं है हम इट किसकी बात करें, तो ए फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, विच कैन बी बिल्ट विद ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज, जो कि हम ट्रेनिंग और एक्सरसाइज की मदद से बना सकते हैं। फिजिकल एंड्योरेंस, अगर आपको शारीरिक क्षमता चाहिए तो वो आप ट्रेनिंग और एक्सरसाइज से बना सकते हैं ना। Truly strong personalities meet challenges of life bravely and face hardships with equanimity। बोल रहे हैं कि बहुत ही जो ट्रूली जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं? वो सभी चैलेंजेस, जो भी उनकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, उनको वो बहादुरी से निपटती हैं, और साथ ही साथ हार्डशिप्स जो मिलती हैं, यानी कि कठिनाइयां जो आती हैं उनकी जिंदगी में, उसको वो क्या करते हैं? इक्विनिमिटी, यानी कि एकदम शांत रह के, शांति के साथ में उनसे निपटते हैं। However, strength of character is a personality trait or a quality। लेकिन किसी भी व्यक्ति की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो उसकी व्यक्तित्व का हिस्सा है या उसकी क्वालिटी है। फिजिकल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू कोप विद फिजिकली चैलेंजिंग टास्क। बोल रहे हैं कि फिजिकल, जैसे कि फिजिकल स्ट्रेंथ अगर किसी व्यक्ति के अंदर हो, तो वो व्यक्ति शारीरिक रूप से जो भी चैलेंज आएगा उसको निपट सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अगर सक्षम है और शारीरिक रूप से किसी भी चीज से निपटने में सक्षम है, काबिल है, तो वो मानसिक रूप से भी उतना ही स्ट्रांग हो। ठीक है, ये बात तो कोई गारंटेड नहीं है। और सेम गोस दी अदर वे राउंड, कि अगर कोई मानसिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग व्यक्ति है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो शारीरिक रूप से भी उतना ही स्ट्रांग हो। राइट, लेकिन मानसिक रूप से अगर व्यक्ति स्ट्रांग है, तो वो शारीरिक रूप से स्ट्रांग होने की एबिलिटी हासिल कर सकता है बाय ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज। अब देखो, हमें समझ में आ रहा है कि ये पूरा का पूरा पैसेज जो है स्ट्रेंथ के ऊपर है। ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर।
तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट आएगा वो डी स्टेटमेंट आएगा, जहां पे फिजिकल स्ट्रेंथ का इंट्रोडक्शन किया जा रहा है कि फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो एबिलिटी है हम फिजिकल चैलेंजिंग टास्क से कैसे झूल सकते हैं, जूझ सकते हैं उसकी। ठीक है, अब इस फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए क्या चाहिए? फिजिकल एंड्योरेंस चाहिए। इन फिजिकली चैलेंजिंग टास्क के लिए चाहिए फिजिकल एंड्योरेंस, जो कि हम ट्रेनिंग और एक्सरसाइज से पा सकते हैं। ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड हो गया स्टेटमेंट, हालांकि किसी भी कैरेक्टर की स्ट्रेंथ जो है उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है, उसका गुण होता है। ठीक है, ये हो गया थर्ड। और जो बहुत स्ट्रांग व्यक्ति होते हैं वो अपनी जिंदगी के चैलेंजेस को बहुत बहादुरी से जूझते हैं, उनसे लड़ते हैं, और कोई भी कठिनाई आए तो उसको शांत रहकर उससे निपटते हैं। ये नहीं कि हबड़ तबड़ करने लग पड़े और हफरा तफरी मचाने लगे, ऐसे नहीं, शांति से उनसे निपटते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया डी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन सी में और डी में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? डी। ए और बी एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद में सी आएगा, सॉरी उसके बाद में ए आएगा। डी के बाद में ए स्टेटमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डी ए सी बी। The student went to their dash classes after the morning assembly. अब मॉर्निंग असेंबली जब होती है असेंबली हॉल में या असेंबली ग्राउंड में, तो उसके बाद सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में जाते हैं। आप जाके, आप फोर्थ क्लास में पढ़ते हैं, आप सेवन्थ क्लास में जाके तो नहीं बैठ जाएंगे। आप अपनी रिस्पेक्टिव, क्या होता है रिस्पेक्टिव, यानी कि जो विशेष रूप से आपकी क्लास है जिसमें आप पढ़ते हैं, आप उसी क्लास में जाते हैं। ठीक है, तो रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड मतलब सम्मानित। रिस्पेक्टिव यानी कि जो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बनी है। रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल मतलब सम्माननीय। और रिस्पेक्टफुल यानी कि सम्मान पूर्वक। तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव ऑप्शन बी इज करेक्ट। मार्टिन ड्रू अ पिक्चर ऑफ स्नो केप्ड माउंटेन। स्नो केप्ड मतलब बर्फ की, ऐसे पहाड़ होते हैं ना, तो इस तरफ जो बर्फ गिरी हुई है उसको बोला जाता है स्नो कैप। कैप है वो, उसके ऊपर टोपी है, उस टोपी के ऊपर बर्फ गिरी हुई है। तो मार्टिन ने स्नो कैप्ड माउंटेन्स की तस्वीर बनाई, ड्रॉइंग करी। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो मार्टिन क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ड्रू, ड्रॉइंग बनाना, ड्रू ये क्या है? हमारा वर्ब है। अ पिक्चर ऑफ स्नो केप्ड माउंटेन क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अ पिक्चर ऑफ स्नो केप्ड माउंटेन वॉज ड्रॉन बाय मार्टिन, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? अ पिक्चर ऑफ स्नो केप्ड माउंटेन्स हैज बीन, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आएगा। अ पिक्चर ऑफ स्नो केप्ड माउंटेन्स वॉज ड्रॉन बाय मार्टिन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कोई सीक्रेट बात को उजागर कर देना, जाहिर कर देना। परफॉर्म मैजिक, कोई जादू करना। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना। वेस्ट मनी, मनी की बर्बादी। गिव अवे अ सीक्रेट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा बोलता नहीं है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट व्यक्ति है तो वो खुल के बात कर सकता है, अपनी बात को आसानी से एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, आत्मविश्वास। रेटिसेंट, रेटिसेंट मतलब जो कम शब्दों का प्रयोग करता है, ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो बोलने में बहुत अच्छा है, फ्लुएंट है। एडेमेंट, एडेमेंट मतलब कठोर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी रेटिसेंट इज करेक्ट। ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार। अब इसका सिनोनिम क्या आएगा? स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड भी मतलब शानदार होता है। अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब जो असामान्य हो। इनॉर्मस बहुत बड़ा। जेंटल, जेंटल मतलब बहुत ही कोमल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए स्प्लेंडेड इज करेक्ट। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि वोकैब पढ़ने के बाद में क्या उनके मीनिंग्स भी पढ़ने जरूरी हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आपको उनके जो सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स पढ़ने भी जरूरी हैं बहुत ज्यादा। और सिनोनिम्स के साथ साथ में एक बार हो सके तो उनके एंटोनिम्स भी समझ लीजिएगा। वैसे तो आपने अगर सिनोनिम पढ़ लिए, मीनिंग समझ लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एंटोनिम क्या होगा। ठीक है, लेकिन सिनोनिम्स पढ़ने जरूरी हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 4 से 5 दिन के बाद में आपके वर्ड्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो आप जितना इस वोकैबुलरी से डर रहे हैं उतना डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वर्ड्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद सिनोनिम्स भी रिपीट होना शुरू हो जाएंगे और लिखने की जरूरत नहीं है। एक स्टूडेंट ने ये भी क्वेश्चन किया था कि क्या हमें वर्ड मीनिंग्स को लिखना चाहिए? लिखो मत। अगर हो सके तो लगभग 1 मंथ तक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लो। ठीक है, और उस प्रिंट आउट को
दिन में कम से कम अगर तो आप इससे ज्यादा कर सकते हो तो बेहतर है, लेकिन अगर कम से कम 3 बार आपको उनको जरूर पढ़ना चाहिए अलग अलग टाइम पे। लगभग 1 महीने के अंदर में आपकी वोकेबलरी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। और क्योंकि अभी आपकी बिगिनिंग है, अभी आपका कंसंट्रेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, अभी आपको रिटेनिंग पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है, 1 हफ्ते के बाद में आप देखने लग जाएंगे कि वर्ड्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। और 1 महीने के बाद में आपको ये समझ में लग पड़ेगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ गया है और रिटेंशन पावर भी बढ़ गया है। ठीक है, तो रिटेन करने के लिए वर्ड्स को आप कम से कम 1 महीना तो इस चीज को ट्राई करके देखो, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतना डिफिकल्ट टास्क भी नहीं है और आपको समझ में आना भी इजीली लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद चाहे आप पीडीएफ ना निकालना। ओके, चलिए स्टार्ट। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।